हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया बडी। मैं एक एग्ज़ाम एनालिस्ट हूं और मेरा काम है अलग अलग एग्जाम्स को एनालाइज करना और उनके स्कोरिंग तरीके पता लगाना। जैसा आप जानते हैं, हमने जेई सीईटी नीट के फिजिक्स के क्रैश को स्टार्ट किए। आज जो हम चैप्टर देखेंगे वो है थर्मोडायनामिक्स। तो चलिए देखते हैं थर्मोडायनामिक्स में क्या क्या आज हम सीखेंगे। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो होगा हीट, वर्क, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और एक क्वेश्चन हम देखेंगे। हीट, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी, साथ ही साथ हम वर्क भी देखेंगे कि क्या होता है। हीट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ एनर्जी। हीट में जो इन्वॉल्व होता है वो थर्मल एनर्जी इन्वॉल्व होता है और साथ ही साथ वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, किस डायरेक्शन में वो ट्रांसफ़र होगा, वो सारे कंसेप्ट हीट में इन्वॉल्व होते हैं। जब कभी भी हीट किसी बॉडी से रिलीज़ होता है तो उस बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और जिस बॉडी को हीट एब्जॉर्ब करता है उस बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है। वर्क क्या होता है? वर्क बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ हीट को काम करता है। मतलब आपको हीट ट्रांसफ़र करना है तो आप कोई वर्क परफॉर्म करते हो तो बॉडी से एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। आपको मालूम ही होगा, जब कभी भी आप कोई काम करते हो आपको थकान महसूस होती है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी से हीट रिलीज़ हो गया है। तो याद रखिए, जो बॉडी वर्क परफॉर्म करता है उससे एनर्जी कम होगी और जिस बॉडी पे वर्क परफॉर्म किया जाता है उसमें हीट इंक्रीज़ होगा या एनर्जी इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेचर क्या होता है। इट इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। यानी सिंपल सी चीज़ है, वो मेजर करता है कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा हॉट है और कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा कोल्ड है। इट क्वांटिफाइज द हॉटनेस, यानी हॉटनेस को भी एक नंबर दे दिया गया है। जैसे मैं आपको बोलूँ 10 डिग्री सेल्सियस या मैं बोलूँ 80 डिग्री सेल्सियस, तो आपके दिमाग में एक सिंपल सा चीज़ आता है कि अगर मैं 80 डिग्री बोला मतलब ये 10 डिग्री से काफ़ी ज़्यादा हॉट है, ये 8 टाइम्स लगभग हॉट है। तो आपने उसको क्वान्टिफाई कर दिया, आपने उसको नंबर के फॉर्म में ला दिया। बात हम करेंगे इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी आप बॉडी के टर्म्स में बात कर सकते हो, सिस्टम के टर्म्स में बात कर सकते हो या सराउंडिंग के टर्म्स में। जो भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी जो उस बॉडी में या सिस्टम में या सराउंडिंग में कंटेन होती है, वो होता है इंटरनल एनर्जी। सो इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ द टोटल एनर्जी कंटेन इन अ बॉडी और अ सिस्टम। एक बॉडी या एक सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या है, वो इंटरनल एनर्जी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में हम जानेंगे। इसका एक सिंपल मतलब होता है कि जहाँ पे आपका हीट ट्रांसफ़र होना बंद हो जाता है दो बॉडी के बीच में, तो आप समझ लीजिए वो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, आपके पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। आप देख सकते हैं काफ़ी रेड है, काफ़ी ज़्यादा हीट है इसके अंदर। सिमिलरली आपके पास एक ब्लू कलर का बॉडी है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। होगा क्या, जब ये दोनों बॉडी बहुत क्लोज है तो हीट इसमें से ट्रांसफ़र होना चालू होगा। और हीट कब तक ट्रांसफ़र होगा? जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें से हीट कम हुआ लेकिन इसमें हीट बढ़ गया और दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। जब एक बार टेम्परेचर सेम हो जाता है तो हम कहते हैं ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, क्योंकि अब इसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, हीट ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। तो यही पूरा कंसेप्ट जो होता है ये थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। हम देखते हैं क्या होता है, द कंडीशन अंडर विच द टू सब्सटेंस इन अ फिजिकल कॉन्टैक्ट और वेरी क्लोज। जैसे हमारे केस में ये दोनों ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज है विथ ईच अदर, एक्सचेंज नो हीट एनर्जी। जब नो हीट एनर्जी होता है, जहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता, तब उस प्रोसेस को और उस पूरे सिस्टम को हम बोल देंगे दे आर थर्मल इक्विलिब्रियम के प्रोसेस में आ गए। आपको एक चीज़ और बता दूं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में आपके जो दोनों बॉडी है उनके टेम्परेचर सेम होंगे। सो आगे से हम जो टर्म है जो थर्मल इक्विलिब्रियम, उसके जगह पे हम सेम टेम्परेचर का शब्द इस्तेमाल कर लेंगे। आपका बेस्ट एग्जांपल होता है इसमें माइक्रो ओवन। आपको मालूम है, जब कभी आप माइक्रोवेव में या माइक्रो ओवन में आप कभी भी खाना डालते हो, आप एक टेम्परेचर सेट करते हो, तो वो इंटरनली वो क्या करता है कि सराउंडिंग के टेम्परेचर को भी वो सेट करता है और वो हीट कंटिन्यूसली उस खाने में ट्रांसफ़र करते जाता है। वो कब तक ट्रांसफ़र करेगा? जब तक जो इंटरनल सराउंडिंग है और जो आपका खाना है दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, यानी थर्मली इक्विलिब्रियम ना हो जाए, तब तक वो करेगा। और जब एक बार वो हो जाता है तब वो आपका जो हीट है या जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रेडी हो गया और उसके बाद उसमें कोई भी एडिशनल टाइम नहीं लगता। तभी आप जब टाइम सेट करते हो 30 सेकेंड या 40 सेकेंड, तो इसको समझ में आता है कि मुझको थर्मल इक्विलिब्रियम 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स में ही करना है, तो वो उसी तरीके से काम करता है। सो माइक्रो ओवन जो है वो आपके थर्मल इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको क्या बोलता है? अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट ए है और आपके पास एक ऑब्जेक्ट बी है और ये दोनों का टेम्परेचर सेम है, यानी थर्मली इक्विलिब्रियम में है, और ए के साथ सी भी है जो ए और सी का टेम्परेचर सेम है, यानी ए एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मली इक्विलिब्रियम। सो इसका सिंपल मतलब होता है कि बी और सी भी जो है वो थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगे।
व्हेन अ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर बॉडी बी, यानी ए और बी का टेम्परेचर सेम है, एंड अ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर बॉडी सी, यानी ए और सी का भी टेम्परेचर सेम है, तो इससे हमको क्या मिलता है कि बी और सी का भी टेम्परेचर सेम ही रहेगा, यानी वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ही रहेंगे। देन बॉडी बी एंड सी विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। सो ये होता है आपका जीरोथ लॉ कि अगर एक बॉडी है वो किसी और बॉडी से सेम टेम्परेचर पे यानी थर्मली इक्विलिब्रियम पे है, और वही बॉडी किसी और बॉडी से भी थर्मली इक्विलिब्रियम पे है, तो जो दोनों बॉडी है, जो दो बॉडी रहेंगी, वो दोनों बॉडी भी सेम टेम्परेचर पे रहेगी। ये आपको जीरोथ लॉ आपको बताता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है थर्मामीटर। थर्मामीटर जो है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे बेस्ड है। मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर एग्जाम में आपको एग्जांपल भी पूछा गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ाई होगा लॉ का, कि जो बोला जाता है कि एनर्जी इज नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये सेम फंडा आपको थर्मोडायनामिक्स पे फर्स्ट लॉ में बताता है। सो यहाँ पे क्या होता है, जो लॉ है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, जो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जब कभी भी यहाँ पे हम एनर्जी का टर्म बात कर रहे हैं तो हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। इंटरनल एनर्जी में मैंने आपको बताया था कि टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, तो यहाँ पे दो चीज़ इन्वॉल्व होता है। एक तो इन्वॉल्व होता है आपका हीट, जिसको मैंने स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया है, और दूसरा इन्वॉल्व होता है आपका वर्क, जो आपका सराउंडिंग या आप खुद करते हो। सो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मान लीजिए ग्रीन कलर का आपके पास सराउंडिंग है और उसमें एक बॉडी ऑरेंज कलर का है। हम जो इंटरनल एनर्जी है वो इस बॉडी का देखेंगे कि क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होगा। इस बॉडी ने Q1 अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज किया सराउंडिंग में, लेकिन सराउंडिंग से इसने Q2 लिया भी, मतलब सराउंडिंग ने जब Q2 रिलीज किया तो ये Q1 ही ले लेगा वो हीट, और W1 का वर्क परफॉर्म किया। इस बॉडी ने W1 का वर्क परफॉर्म किया, लेकिन W2 जो सराउंडिंग का वर्क है वो इस बॉडी के ऊपर परफॉर्म हुआ। मैंने आपको बताया था जब कभी कोई बॉडी कोई वर्क परफॉर्म करता है तो वो हीट रिलीज करता है, लेकिन जिस बॉडी के ऊपर वर्क परफॉर्म होता है वो हीट एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, वो Q1 रिलीज कर रहा है लेकिन वो Q2 ले रहा है, और साथ ही साथ वो W1 का वर्क परफॉर्म कर रहा है, मतलब W1 वाली एनर्जी उसकी रिलीज हो जाएगी बॉडी की, लेकिन सराउंडिंग भी बॉडी के ऊपर W2 का वर्क परफॉर्म कर रहा है, यानी W2 जो है वो बॉडी के पास आएगा। तो आपका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, माइनस Q1 क्योंकि वो तो जा रहा है, प्लस Q2 यानी वो आ रहा है, माइनस W1 वो उतनी एनर्जी जो उसने वर्क परफॉर्म किया, प्लस W2 जो सराउंडिंग ने इस बॉडी के ऊपर परफॉर्म किया, वो एनर्जी इस बॉडी को मिल जाएगी। सो मेरे हिसाब से आपको इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट बहुत इजीली समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का सिंपल मतलब होता है जो प्रोसेस आपने एक बार कर दिया और वो दोबारा आप ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता, उसको आप इरिवर्सिबल बोलते हो। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब होता है कि जिसको आपने परफॉर्म किया और आप उसको वापस उल्टा ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हो। जैसे एग्जांपल में आपने पानी को गर्म किया, पानी को जब आप गर्म करते हो तो वाटर वेपर बनता है, और जब आप उसको कंडेंस करते हो तो वापस वो पानी बन जाता है। लेकिन अगर आप देखते हो आप एक वुड को जलाते हो तो वो ऐश बन जाता है, फिर आप ऐश से वुड नहीं बना सकते। तो जो बॉइलिंग ऑफ वाटर है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, और जो वुड को आप हीट कर रहे हो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो डेफिनेशन क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस कैन टर्न बैक टू ओरिजिनल सिस्टम एंड द सराउंडिंग विथ नो अदर चेंज एनीवेयर एल्स इन दिस यूनिवर्स। मतलब वो अपने ओरिजिनल सिस्टम पे वापस आ जाएगा बिना कोई चेंज किसी यूनिवर्स पे। यहाँ पे हम टर्म बात कर रहे हैं सराउंडिंग की। इसी के बेस के ऊपर आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेस्ड है। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट द टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब यहाँ पे एंट्रोपी का सिंपल मतलब होता है रैंडमनेस, मॉलिक्यूल्स कितना ज़्यादा रैंडमली घूम सकते हैं। अगर कोई सिस्टम को फ्री कर दिया गया तो वो उसका रैंडम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर तक चले जाएंगे। जैसे आपको मालूम है कि आप दिन भर कहीं पे भी खेलो लेकिन रात को आपको आपके घर में ही आना है, तो आप क्या करते हो, आप एक लिमिटेड एरिया तक ही खेलते हो, उसके आगे नहीं जानते, क्योंकि आपको मालूम है कि आते आते बहुत लेट हो जाएगा या मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। जैसे कोई बच्चा अगर दिल्ली में रहता है तो वो खेलने के लिए दिल्ली के आसपास ही खेलेगा, वो मुंबई में आके नहीं खेलेगा। जबकि तो इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, कि उसको मालूम है कि मैं अभी दिल्ली से थोड़ा बाहर निकल के खेल रहा हूँ और फिर वापस मैं दिल्ली में आ जाऊँगा। लेकिन अगर जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसको वापस कभी नहीं आना, तो दिल्ली से सीधा निकल के मुंबई जाएगा या वहाँ, तो वहाँ पर रैंडमनेस और ज़्यादा हो जाती है।
सो सेकेंड लॉ आपको यही बताता है कि जो टोटल एंट्रोपी है यानी रैंडमनेस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट इफ एंड ओनली इफ ऑल द प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल है तो वो कांस्टेंट है। जैसे मैंने बात कर दिया था कि दिल्ली वाले बच्चे का कि जब कभी वो खेलने निकलता है तो वो अपने आसपास के एरिया में ही निकलता है, तो हमको मालूम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना एरिया में घूम सकता है। जबकि इट इंक्रीजेस इफ एंड ओनली इफ द प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। अगर किसी बच्चे को वापस घर में नहीं आना है, वो कहीं ना कहीं और आगे बढ़ता रहेगा और उसका रैंडमनेस भी बढ़ता रहेगा। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एक बलून में मैंने पानी भर दिया और अचानक उसमें मैंने पिन मारा, क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो किसी भी दिशा में और कहीं पे भी पानी जो है वो फैल जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, इसका रैंडमनेस बहुत ज़्यादा हो गया, इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि पानी सिर्फ यहीं तक गिरना चाहिए, पानी उसके आगे भी चला जाएगा, उसके आगे भी चला जाएगा, तो रैंडमनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। सो सेकेंड लॉ आपको यही बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो उसकी जो एंट्रोपी होगी वो कांस्टेंट होगी, और अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो वो हमेशा इंक्रीज होगी। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे डिक्रीज शब्द नहीं है। तो अगर आपको पेपर में कहीं पे पूछा जाता है कि एंट्रोपी डिक्रीज हो सकती है, नहीं, एंट्रोपी डिक्रीज नहीं हो सकती, या तो वो कांस्टेंट रहेगी या तो वो बढ़ती रहेगी। कांस्टेंट वो रिवर्सिबल प्रोसेस में एंड बढ़ना वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स का जो थर्ड लॉ है वो आपको बताता है कि अगर एक परफेक्ट क्रिस्टल है, परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब क्या होगा, एक सॉलिड और एक मतलब एक थिक बॉन्ड वाला जो आपका सॉलिड है, उसकी एंट्रोपी यानी एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस वो जीरो होगा एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन, जो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो बोल रहा है जो रैंडमनेस है किसी भी एक परफेक्ट क्रिस्टल का वो जीरो रहेगा एट एब्सोल्यूट जीरो। क्यों? क्योंकि जब कभी आप -273 डिग्री पे जाते हो तो बॉडी की सारी एनर्जी निकल जाती है, और जब बॉडी की सारी एनर्जी निकल जाती है तो बॉडी फिर कहीं पे मोशन में जाता ही नहीं है, बॉडी वहीं का वहीं पड़ा रहता है। सो वही आपको बता रहा है कि एट 0 केल्विन यानी एब्सोल्यूट जीरो, जो आपका -273 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉडी डज नॉट कंटेन एनी हीट, सो लीस्ट एनर्जी एंड हैंस जीरो रैंडमनेस, दैट इज एंट्रोपी। सो थर्ड लॉ आपको क्या बताता है कि 0 केल्विन पे आपका जो एंट्रोपी होगा वो जीरो रहेगा, रैंडम। आपको मालूम है कभी आप बीमार रहते हो, आपने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया, तो आपके अंदर एनर्जी नहीं होता, तो आप क्या कहते हो कि आपको काम करने का इच्छा नहीं हो रहा, आप सोचते हो मैं बस पड़ा रहूँ, जहाँ पे भी रहूँ सोता रहूँ या कहीं पे मैं रेस्ट करता रहूँ। सो यही चीज़ होता है कि बॉडी में जब बॉडी में एनर्जी नहीं होती, क्योंकि 0 केल्विन पे पूरी एनर्जी निकल गई रहती है, तो बॉडी मूव करने की कोशिश नहीं करता। सो यहाँ पे रैंडम मोशन कुछ भी नहीं होता, तो एंट्रोपी विल बी जीरो। सो ये था आपका थर्मोडायनामिक्स का पार्ट, जो मैंने आपको बहुत इजीली तरीके से समझा दिया। आपको जेई, सीटी और नीट में सिर्फ इसी कंसेप्ट के बेस पे आएंगे, और आपको बस थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व करने, और एक बार बुक अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। हम एक क्वेश्चन देखेंगे, अ बॉडी या सिस्टम हैज़ 50 जूल्स ऑफ हीट अराउंड इट। उस बॉडी के आसपास 50 जूल्स है का हीट घूम रहा है, एंड 400 जूल्स ऑफ वर्क इज परफॉर्म बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, यानी सराउंडिंग ने बॉडी के ऊपर 400 जूल्स परफॉर्म किया है। सो व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, आप ज़रा सोच लीजिए। मैंने आपको बताया कि जब कभी भी किसी भी बॉडी के आसपास हीट होता है तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, और सिमिलरली जिस बॉडी के ऊपर वर्क परफॉर्म होता है तो वो बॉडी भी हीट एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक बॉडी के बगल में 50 जूल्स का हीट है, मतलब वो 50 जूल्स तो वो अपने में ले लेगा, और साथ ही साथ सराउंडिंग उसके ऊपर 400 जूल्स का वर्क भी कर रहा है। तो सराउंडिंग तो एनर्जी लूज करेगा, लेकिन बॉडी तो उस एनर्जी को ले लेगा, तो टोटल एनर्जी कितना होगा 50 + 400, जिसका करेक्ट आंसर आता है 450। सो गाइस, ये था थर्मोडायनामिक्स, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। स्टे कनेक्टेड, आगे बहुत सारे फिजिक्स के भी वीडियोस आने वाले हैं, साथ ही साथ हमने एक्सपर्ट्स के केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के भी वीडियोस आएंगे। सो प्लीज़ बी कनेक्टेड। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम भी आपको आगे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।